दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक अरबपति लेखक की मौत के पीछे छुपा राज इतना उलझा हुआ है कि पुलिस भी चकरा जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक परिवार जिसकी चमक-दमक के पीछे लालच, झगड़े और धोखे की परतें छुपी हों, और एक डिटेक्टिव जो हर झूठ के बीच से सच को पहचान ले। यही है नाइव्स आउट की दुनिया। एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसमें हर किरदार संदिग्ध है और हर मुस्कान के पीछे एक खंजर छुपा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य हवेली से, जो किसी परी कथा की तरह दिखती है। ये हवेली है प्रसिद्ध क्राइम नॉवल लेखक हार्लन थ्रॉम्बी की। सुबह का वक्त है और नौकरानी फ्रान अपने रूटीन की तरह चाय लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है। लेकिन जैसे ही वो हार्लन के कमरे में पहुंचती है, उसे अंदर का दृश्य देखकर झटका लगता है। हार्लन अपनी कुर्सी पर मृत पाया जाता है। उसे गले पर गहरा घाव है और पास में पड़ा चाकू इस बात का संकेत देता है कि ये शायद आत्महत्या थी। लेकिन सवाल यह है कि एक इतना समझदार और सफल लेखक जो अपने 85वीं सालगिरह कर परिवार के बीच था, वो अचानक खुदकुशी क्यों करेगा? पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू होती है। घर के हर सदस्य से पूछताछ की जाती है। इस हवेली में हर कोई रहता है। हार्लन का बेटा वॉल्ट, बेटी लिंडा, दामाद रिचर्ड, पोते पोती और बाकी परिवार। पहली नज़र में ये परिवार परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, हर किसी के चेहरे से नकाब उतरने लगता है। हर सदस्य के पास कोई ना कोई छुपा हुआ गुस्सा या शिकायत है। और सबसे बड़ी बात, हर किसी के पास हार्लन की मौत से फायदा उठाने का कारण है। यहीं पर एंट्री होती है प्राइवेट डिटेक्टिव बेनोआ ब्लैंक की। वो थोड़ा अजीब लेकिन बेहद चतुर इंसान है। उसकी आदत है कि वो हर बात को एक पजल की तरह देखता है और हर छोटे संकेत को जोड़कर बड़ी तस्वीर सामने लाता है। ब्लैंक को किसी अज्ञात शख्स ने इस केस में शामिल किया है, लेकिन उसने खुद तकलीफ उठाकर यहां आकर हार्लन की मौत की असली वजह खोजने की ठानी है। पूछताछ शुरू होती है। सबसे पहले आती है लिंडा, हार्लन की बड़ी बेटी। वो खुद बिजनेस चलाती है और काफी स्ट्रांग और प्रैक्टिकल महिला है। लिंडा बताती है कि उसका अपने पिता से गहरा रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे ये पता चलता है कि हार्लन ने उसकी जिंदगी पर हमेशा कंट्रोल रखा। दूसरी तरफ उसका पति रिचर्ड भी शक के घेरे में आता है, क्योंकि हार्लन को उसकी एक गुप्त बात का पता चल गया था। दरअसल रिचर्ड का अफेयर चल रहा था और हार्लन ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इसे खत्म नहीं किया तो वो सबको सच बता देगा। फिर आती है जूनी, हार्लन की बहू। वो हमेशा खुशमिजाज और चमक दमक वाली लगती है, लेकिन उसके पीछे लालच छुपा है। वो हार्लन के पैसों पर डिपेंड करती है और उसके फाउंडेशन से पैसा उठाती रहती है। हार्लन ने हाल ही में पता लगाया था कि जूनी चोरी कर रही है और उसने तय कर लिया था कि अब उसे एक पैसे भी नहीं देगा। ये बात जूनी के लिए बहुत बड़ा झटका थी। इसके बाद आती है हार्लन का बेटा वॉल्ट। वो अपने पिता के पब्लिशिंग बिजनेस को चलाता है, लेकिन असलियत यह है कि वो अपने दम पर कभी कुछ खास नहीं कर पाया। हार्लन ने उससे साफ कह दिया था कि वो उसे बिजनेस से हटा देगा, क्योंकि वॉल्ट में ना तो क्रिएटिविटी है और ना ही ईमानदारी। वॉल्ट को यह सुनकर गुस्सा आया था और उस रात पार्टी में उसका अपने पिता से झगड़ा भी हुआ था। पूरे परिवार से पूछताछ के दौरान ब्लैंक को महसूस होता है कि हर किसी के पास कारण है, हर किसी के पास मौका भी था, लेकिन असली सच किसी ने नहीं बताया। यहीं पर कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, मार्ता, हार्लन की नर्स। वो हार्लन के बेहद करीब थी, उसकी देखभाल करती थी और सबसे बड़ी बात, हार्लन उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। मार्ता की खासियत यह है कि वो झूठ बोल ही नहीं पाती। अगर वो झूठ बोलती है तो उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। ब्लैंक को लगता है कि मार्ता से सच्चाई निकलवाना आसान होगा, क्योंकि वो झूठ छुपा नहीं सकती। लेकिन जैसे ही मार्ता से पूछताछ शुरू होती है, एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। असल में उस रात मार्ता ही हार्लन के कमरे में थी। हार्लन ने अपनी दवा ली थी, लेकिन गलती से मार्ता ने उसे गलत डोज दे दिया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसने ज्यादा मात्रा में जहर वाला इंजेक्शन लगा दिया है। अगर फौरन इलाज न होता तो हार्लन मर जाता। मार्ता घबरा गई और रोने लगी, लेकिन हार्लन, जो बेहद शांत दिमाग का इंसान था, उसने एक अजीब फैसला किया। उसने मार्ता से कहा कि उसे खुद को बचाना होगा। अगर पुलिस को पता चल गया कि यह गलती मार्ता की वजह से हुई है, तो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मार्ता की मां अवैध रूप से अमेरिका में रह रही थी और अगर ये राज खुल गया तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। इसलिए हार्लन ने ठान लिया कि वो खुद को मार देगा, ताकि सबको लगे कि यह आत्महत्या है और मार्ता पर किसी को शक ना हो। हार्लन ने उसे समझाया कि कैसे वो कमरे से बाहर जाएगी, कैसे सबूत मिटाएगी और कैसे पुलिस को ये लगेगा कि ये आत्महत्या ही है। मार्ता रोते रोते उसकी बात मानती है और फिर सब कुछ वैसे ही करती है जैसा हार्लन कहता है।
हार्लन चाकू से अपना गला काट लेता है और वहीं मर जाता है। मार्ता शॉक में थी, लेकिन वो हार्लन की आखिरी इच्छा पूरी करती है। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। बाहर से सबको यही लगता है कि यह सीधी आत्महत्या है, लेकिन मार्ता जानती है कि सच्चाई कुछ और है। और ब्लैंक, जो हर चीज को गौर से देख रहा है, उसे बार बार लगता है कि तस्वीर इतनी आसान नहीं हो सकती। हर कदम पर वो सुराग ढूंढता है। हार्लन के कमरे की खिड़कियां, बगीचे में पड़े पैरों के निशान और यहां तक कि परिवार के सदस्यों की आपसी नफरतें। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती है, मार्ता की टेंशन बढ़ती जाती है। वो हर वक्त डर में जी रही है कि कहीं उसका राज बाहर ना आ जाए, लेकिन उसे ये भी महसूस होता है कि ब्लैंक की नजरें सब पर हैं और शायद वो धीरे धीरे सच के करीब पहुंच रहा है। मार्टा अब हर पल दहशत में जी रही थी। उसे याद था कि उसने किस तरह हार्लन की आखिरी इच्छा पूरी की थी और सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन डिटेक्टिव ब्लैंक की पैनी नजरें हर तरफ घूम रही थीं। मार्टा ने बाहर जाते समय जो भी छोटे छोटे कदम उठाए थे, वे सब अब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने सोचा था कि सब कुछ बहुत ध्यान से किया है, लेकिन ब्लैंक का अंदाज उसे और भी असहज करने लगा। पूरे घर के बाहर पुलिस तैनात थी और जांच लगातार आगे बढ़ रही थी। ब्लैंक हर परिवार के सदस्य से दोबारा बातें करता है। इस बार वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव और उनके झूठ पकड़ने की कोशिश करता है। हर किसी की कहानी अलग अलग थी, लेकिन ब्लैंक को महसूस हुआ कि सभी अपनी असलियत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लिंडा और उसके पति रिचर्ड का रिश्ता सतह पर मजबूत दिखता था, लेकिन असलियत में वो दरक चुका था। हार्लन ने जिस रात पार्टी में रिचर्ड को उसके अफेयर के सबूत दिखाए थे, उसके बाद से वो बेचैन था। वो जानता था कि अगर हार्लन जिंदा रहता तो उसकी पोम खुल जाती। ब्लैंक को ये बात बेहद संदिग्ध लगी। दूसरी तरफ वॉल्ट अपने पिता के फैसले से खफा था। हार्लन ने साफ कह दिया था कि अब वॉल्ट पब्लिशिंग बिजनेस नहीं संभालेगा। वॉल्ट को ये अपने अपमान जैसा लगा और उसी रात उसने अपने पिता से बहस की थी। ये भी ब्लैंक की नज़र से बच नहीं सका। जोनी के मामले में तो लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने हार्लन के फाउंडेशन से पैसे चुराए थे और अब जब हार्लन ने फंडिंग रोक दी थी तो उसकी जिंदगी खतरे में थी। अगर हार्लन ना रहता तो उसके लिए रास्ता खुल सकता था। इसी बीच ब्लैंक का ध्यान मार्टा पर भी जाता है। हालांकि मार्टा पर सबको भरोसा था क्योंकि वो ईमानदार और सीधी सादी थी, लेकिन ब्लैंक उसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था। मार्टा अपने डर को छुपाने की कोशिश करती है, मगर जब भी ब्लैंक उसे सवाल पूछता, उसकी सांसें तेज हो जाती। एक बार तो ऐसा हुआ कि ब्लैंक ने उसके सामने सीधा सवाल रखा और वो तुरंत उल्टी करने के लिए भागी। इससे ब्लैंक को और यकीन हो गया कि मार्टा कुछ छुपा रही है। ब्लैंक ने मार्टा को अपने साथ जांच में शामिल करना शुरू कर दिया। ये तरीका थोड़ा अजीब था, लेकिन वो जानना चाहता था कि मार्टा उसकी नज़रों के सामने रहकर कैसे बर्ताव करती है। ब्लैंक उसे हर जगह ले जाता, हार्लन के कमरे में, बगीचे में, सीढ़ियों के पास और उस खिड़की के पास जहां से पैरों के निशान मिले थे। मार्टा का दिल हर बार जोर से धड़कने लगता, क्योंकि उसे पता था कि यही वे जगहें थी जहां उसने उस रात सबूत मिटाने की कोशिश की थी। एक बार जब वे बगीचे में जा रहे थे तो मार्टा ने देखा कि उसके जूते पर हल्का सा कीचड़ लगा है। ये वही कीचड़ था जो उसने उस रात गलती से बगीचे में कदम रखते वक्त अपने जूतों पर लगा लिया था। उसने चुपके से उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन ब्लैंक की नज़र से ये भी नहीं बच सका। अब परिवार की सबसे युवा सदस्य मैग का नाम आता है। वो हार्लन की पोती थी और मार्टा के बेहद करीब थी। मैग को मार्टा से सच्चा लगाव था और जब वो अकेले में उससे बात करती तो मार्टा को थोड़ा सुकून मिलता। लेकिन जब हार्लन की वसीयत पढ़ने का दिन आया तो सब कुछ बदल गया। वकील सबको एक बड़े हॉल में बुलाता है। सबको उम्मीद थी कि हार्लन ने अपनी करोड़ों की संपत्ति अपने परिवार में बांटी होगी, लेकिन जैसे ही वसीयत पढ़ी जाती है सब दंग रह जाते हैं। हार्लन ने अपनी पूरी संपत्ति मार्टा के नाम कर दी थी। ये सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे बदल जाते हैं। गुस्सा, हैरानी और शक की लकीरें हर किसी के चेहरे पर साफ दिख रही थीं। जो लोग अभी तक मार्टा को सिर्फ एक नर समझते थे, अब अचानक उसे दुश्मन की तरह देखने लगे। घर का माहौल पल भर में जहरीला हो गया। रिचर्ड, लिंडा, वॉल्ट और बाकी सब मिलकर मार्टा पर चिल्लाने लगे। वे सब कहने लगे कि ये सब साजिश है। मार्टा ने हार्लन को फुसलाया और उसकी वसीयत अपने नाम कराई। मार्टा बार बार कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मार्टा को खुद भी ये नहीं पता था कि वसीयत में उसका नाम है। वो सदमे में थी और उसके लिए ये किसी बुरे सपने जैसा था। ब्लैंक शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने महसूस किया कि अब इस मामले का असली चेहरा सामने आने ही वाला है।
इस घटना के बाद परिवार ने मार्टा को अकेला छोड़ने की ठान ली। वे हर तरफ से उसे घेरने लगे, कानूनी नोटिस देने की धमकी देने लगे और यहां तक कि उसके परिवार को भी इस मामले में घसीटने लगे। मार्टा अब पूरी तरह घिर चुकी थी। इसी बीच ब्लैंक की नज़र कुछ और अजीब बातों पर जाती है। उसे याद था कि हार्लन की मौत को सब आत्महत्या मान रहे थे, लेकिन उसके आसपास के सबूत कुछ और कहानी कह रहे थे। उसने पाया कि दवाइयों के बोतलों पर लगे लेबल्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये बात बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि अगर मार्टा ने सच में गलती से गलत दवा दी थी तो ये गलती किसी ने पहले से प्लान की हो सकती है। ब्लैंक अब इस केस को एक पहेली की तरह देख रहा था। उसके दिमाग में सवाल थे। अगर हार्लन ने वसीयत मार्टा के नाम की थी तो उसने ये क्यों किया? क्या उसे पहले से पता था कि परिवार उसकी मौत के बाद मार्टा को दोषी ठहराएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या ये सच में आत्महत्या थी या किसी ने बड़ी चाल चली है? इसी बीच एक नया ट्विस्ट सामने आता है। हार्लन का पोता रैंसम, जो शुरू से ही परिवार से थोड़ा अलग रहता था, वो अचानक मार्टा के हाथ खड़ा हो जाता है। रैंसम कहता है कि उसे परिवार की ये हरकत बिल्कुल गलत लगती है और वो मार्टा को सपोर्ट करेगा। मार्टा पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन रैंसम की बातों में उसे थोड़ा सहारा मिलता है। रैंसम मार्टा को कार में बिठाकर बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि परिवार उससे नफरत करेगा, लेकिन वो उसकी मदद करेगा। मार्टा को यह समझ नहीं आता कि अचानक रैंसम इतना मददगार क्यों बन रहा है, लेकिन मजबूरी में उसे उस पर भरोसा करना पड़ता है। ब्लैंक को अब पूरा शक है कि कहानी में अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो ये भी समझ चुका है कि मार्टा सच्चाई जानती है, लेकिन डर की वजह से खुलकर नहीं बता रही। उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि वो हार्लन की मौत की जांच करे, बल्कि वो उस अनदेखे खेल का पर्दाफाश करना चाहता था जिसे किसी ने बहुत चालाकी से रचा था। उधर मार्टा और रैंसम जब अकेले बैठकर बात करते हैं तो रैंसम उसे कहता है कि हार्लन ने उसे हमेशा परिवार से अलग रखा, उसे कभी प्यार नहीं दिया और शायद इसी वजह से उसने मार्टा को सब कुछ देने का फैसला किया। मार्टा चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन उसके दिल में सवाल उठने लगते हैं कि क्या रैंसम की मदद सच में ईमानदार है या इसके पीछे भी कोई चाल है। ब्लैंक इस बीच और गहराई से सुराग खोजने लगता है। वो हवेली के हर कोने को खंगालता है, नौकरों से सवाल पूछता है और परिवार के झगड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। उसकी नज़र एक छोटे से डिटेल पर टिक जाती है। उस रात हार्लन के कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर पैरों के निशान थे। किसी ने जरूर बाहर निकलने या अंदर आने की कोशिश की थी। मार्टा इन सब सवालों से टूटने लगी थी। उसे डर था कि कहीं उसका राज सामने ना आ जाए, लेकिन अब खेल उसकी पकड़ से बाहर जा रहा था। उसने जितनी कोशिश की थी कि हार्लन की आखिरी इच्छा पूरी हो और उसकी गलती छुटी रहे, उतना ही ये केस अब और उलझता जा रहा था। मार्टा का डर अब और बढ़ने लगा था। वसीयत उसके नाम आने के बाद पूरा परिवार उसका दुश्मन बन चुका था। वो जहां भी जाती कोई ना कोई उसका पीछा करता। कभी वॉल्ट उसे समझाने की कोशिश करता कि सब कुछ छोड़कर पैसे का बंटवारा कर दे, तो कभी लिंडा उसे घूरते हुए धमकी देती कि अगर उसने वसीयत वापस नहीं की तो वो कोर्ट में घसीट लेगी। हर तरफ से दबाव बढ़ने लगा और मार्टा को लगने लगा कि शायद हार्लन की आखिरी इच्छा उसके लिए श्राप बन गई है। रैंसम इस बीच उसका एकमात्र साथी बनकर सामने आता है। वो उसे कहता है कि परिवार ने हमेशा उसके साथ धोखा किया है और अब उसे मजा आ रहा है कि सब कुछ एक नर्स के हाथ में चला गया है। मार्टा उसके साथ बैठकर बातें करती है और धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगती है, लेकिन उसके मन में बार बार एक सवाल उठता है, क्या सचमुच रैंसम की नीयत साफ है या वो भी बाकियों की तरह कोई खेल खेल रहा है? ब्लैंक लगातार सबूतों को जोड़ता जा रहा था। उसे अब यह समझ आ गया था कि मामला आत्महत्या का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। दवाइयों की बोतलें उसके लिए सबसे बड़ा सुराग थीं। वो देखता है कि बोतलों के लेबल्स के साथ छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन मार्टा ने गलती से सही दवा ही दी थी, यानी तकनीकी रूप से हार्लन को कुछ नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब साफ था कि किसी ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जिसे लगे कि मार्टा ने जहर दिया और फिर हार्लन ने खुदकुशी कर ली। ये सुनकर मार्टा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा कि वो गलती कर बैठी थी और हार्लन की मौत की वजह वही है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। उसने वास्तव में सही दवा दी थी। हार्लन की मौत उसकी गलती से नहीं, बल्कि उसके अपने फैसले से हुई थी। ये सोचकर मार्टा के आंसू निकल आते हैं। लेकिन अब सवाल यह था कि दवाइयों के लेबल्स किसने बदले थे और क्यों? अब ब्लैंक और गहराई से रैंसम पर ध्यान देने लगता है। उसे याद आता है कि रैंसम पार्टी के बाद घर से जल्दी निकल गया था और कुछ देर के लिए गायब भी था। इसके अलावा जब वसीयत पढ़ी गई और सब मार्टा पर टूट पड़े, तभी रैंसम ने उसका साथ क्यों दिया? ये सब कुछ बहुत अजीब था। इसी दौरान एक नई गवाह सामने आती है, फ्रान,
जो घर की नौकरानी थी। उसे उस रात कुछ ऐसा पता चला था जिससे केस की सच्चाई सामने आ सकती थी, लेकिन इससे पहले कि वो खुलासा करती, उसे कोई जहर देकर बेहोश कर देता है। मार्टा उसे ढूंढते हुए एक पुराने लॉन्ड्री रूम में पाती है जहां वो बेसुध पड़ी होती है। मार्टा उसे बचाने की कोशिश करती है और तुरंत अस्पताल ले जाती है, लेकिन ब्लैंक को इससे एक और बड़ा सुराग मिल जाता है। किसी को डर था कि फ्रांस सच बता देगी और यही वजह थी कि उसे चुप कराने की कोशिश की गई थी। अब ब्लैंक सबको हवेली में इकट्ठा करता है। ये उसका तरीका था कि सबको सामने बैठाकर असली राज खोले। पूरा परिवार हॉल में बैठा था, हर किसी के चेहरे पर घबराहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। ब्लैंक धीरे धीरे अपनी बात शुरू करता है। वो कहता है कि हार्लन की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे चालाकी से रचा गया एक षड्यंत्र था। उसने हर सुराग को जोड़ते हुए बताया कि उस रात दवाइयों के लेबल्स बदले गए थे ताकि लगे कि मार्टा ने गलती की है, लेकिन मार्टा इतनी अनुभवी नर्स थी कि उसने बोतल के लेबल पर नहीं बल्कि दवाई की बनावट और वजन देखकर सही इंजेक्शन लगाया था। यानी उसने जहर नहीं बल्कि सही दवा दी थी। हार्लन पूरी तरह सुरक्षित रह सकता था, लेकिन उसे लगा कि मार्टा से गलती हो गई है, इसलिए उसने आत्महत्या का फैसला लिया। ब्लैंक सीधे रैंसम की ओर देखता है। वो कहता है कि यह पूरा प्लान उसी का था। रैंसम को पहले से पता चल गया था कि हार्लन ने अपनी वसीयत बदल दी है और सब कुछ मार्टा के नाम कर दिया है। उसने सोचा कि अगर मार्टा पर हत्या का आरोप लगेगा तो कानूनन वो संपत्ति नहीं पा सकेगी और सब कुछ वापस परिवार को मिल जाएगा। इसी मकसद से उसने दवाइयों के लेबल बदले और ऐसा माहौल बनाया जिसे लगे कि मार्टा ही कातिल है। रैंसम पहले हंसता है और कहता है कि यह सब बकवास है, लेकिन ब्लैंक उसके चेहरे से साफ पढ़ लेता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी मार्टा को एक और बात याद आती है। फ्रान ने जो उसे नोट दिया था उसमें साफ लिखा था कि किसी को सच पता चल गया है। इसका मतलब रैंसम ने ही फ्रान को चुप कराने की कोशिश की थी। ब्लैंक खुलासा करता है कि रैंसम ने फ्रान को जहर पिलाया था ताकि वो सच न बता सके, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि मार्टा ने उसे सही समय पर बचा लिया। अब सारे सबूत रैंसम के खिलाफ खड़े थे। रैंसम गुस्से में आकर सबके सामने सच उगल देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि हाँ, उसने ही सब प्लान किया था। उसे लगा था कि सब उसके मुताबिक होगा और मार्टा हमेशा दोषी मानी जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मार्टा ने दवा सही दी थी और हार्लन ने खुद अपनी जान ले ली। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। रैंसम को तुरंत पुलिस पकड़ लेती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो गुस्से में मार्टा को धमकाता है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। मार्टा एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह निर्दोष थी, फिर भी खुद को गुनहगार समझती रही थी। हार्लन ने उस पर भरोसा किया था और सही भी किया था। वसीयत अब भी उसके नाम थी और कानूनन सब कुछ उसी का था। हवेली के बाहर परिवार के सारे लोग खड़े थे। वो सब एक एक करके मार्टा की ओर देखते, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। जो लोग कल तक उसे तुच्छ समझते थे, आज उनकी पूरी जिंदगी उसी के हाथ में थी। ब्लैंक उसके पास आता है और धीरे से कहता है कि यही फर्क है ईमानदारी और लालच में। तुमने अपनी सच्चाई से खुद को बचा लिया, लेकिन बाकी सब अपने झूठ में फंस गए। मार्टा खामोश खड़ी हवेली की बालकनी से नीचे देखती, हाथ में कॉफी का कप लिए। कप पर लिखा था, माय हाउस, माय रूल्स, माय कॉफी। और अब ये लाइन सच में उसकी जिंदगी का सच बन चुकी थी।